इसका जवाब आप लोग दीजिए कि निंदा का विलोम क्या होता है। तो निंदा का मतलब होता है कहीं ना कहीं बुराई, तो इसका विलोम क्या होगा साथियों, तारीफ होगा, और तारीफ को हम लोग कहते हैं प्रशंसा। तो इस तरह से आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। कहा जा रहा है कि स्थूल का विलोम क्या होता है साथियों, तो स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। कह रहे हैं कि स्वतंत्र का साथियों विलोम क्या हो सकता है, तो स्वतंत्र का विलोम क्या होता है, परतंत्र होता है। आंसर आपका बी हो जाता है। कहा जा रहा है कि कमल का पर्यायवाची इनमें से साथियों क्या हो सकता है, तो कमल का पर्यायवाची साथियों पंकज, पवन, पल्लव, पर्वत। मैं कहूंगा पंकज को कहते हैं साथियों कमल, या कमल को पंकज भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए आकाश का पर्यायवाची इसमें से क्या हो सकता है, तो आकाश को अनल नहीं कहते, नभ, नीर, धरा। मैं कहूंगा नभ कहा जाता है, आकाश को नभ कहा जाता है। सही जवाब आपका बी होगा। कहा जा रहा है कि वायु का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है, तो वायु को तो हम लोग क्या कहते हैं, पवन भी कहते हैं, पावक, बादल, किरण नहीं कहते हैं, यानी कि पवन जो होगा वायु का पर्यायवाची हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर सर्वज्ञ होगा, यानी कि जो सब कुछ जानता है उसको सातु सर्वज्ञ कहा जाता है। जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको सातु मितभाषी कहते हैं। जो कम बोलता है ना उसको मितभाषी कहा जाता है। जो दूसरों पर उपकार करता है, यानी कि जो दूसरों पर एहसान करता है उसको क्या कहा जाता है, तो जो दूसरों पर एहसान करता है उसको परोपकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परोपकारी। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या हो सकता है, तो अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अभिनेत्री हो जाएगा, और अभिनेत्री आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वस्तु का बहुवचन क्या हो सकता है, तो वस्तु का बहुवचन क्या होगा, वस्तुएं, वस्तु, वस्तुओं, या वस्तुएं ही। मैं कहूंगा सातु वस्तुएं हम लोग कह सकते हैं, यानी कि वस्तु का बहुवचन सातु वस्तुएं हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर रिपीट हो गया। अगला देखिए दांतों तले उंगली दबाना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है, तो दांतों तले उंगली दबाना इस मुहावरे का मतलब क्या होगा, मैं कहूंगा बहुत आश्चर्यचकित हो जाना, इसको ही कहा जाता है दांतों तले उंगली दबाना। आंसर आपका भी होगा। ऊंची दुकान फीके पकवान, 20 सवाल देखेंगे हिंदी के, उसके बाद साथियों फिर हम लोग चलेंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर की तरफ। आपसे कहने की ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका मतलब क्या होता है, दुकान बहुत बड़ी होना, दिखावा अधिक गुणवत्ता कम। बिल्कुल सही साथियों, दिखावा अधिक गुणवत्ता कम, इसको ही कहा जाता है ऊंची दुकान फीके पकवान। इनमें से शुद्ध शब्द साथियों कौन सा है, उज्जवल कैसे लिखा जाता है, तो उज्जवल में 2 बार जाएगा और दोनों बार आधा आधा जा आता है। अगला देखिए शुद्ध वाक्य, इनमें से मुझे बता दीजिए कि इसमें से शुद्ध वाक्य आपको कौन सा लग रहा है। राम ने बाजार गया, गलत है। राम बाजार गया, राम को बाजार गया, गलत है। राम बाजार को गया, गलत है। मैं कहूंगा राम बाजार गया, यह आपका एक शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आंसर आपका भी है। कामायनी के रचयिता कौन है, तो कामायनी के रचयिता आप लोग याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद ही कामायनी के रचयिता है। मधुशाला के रचयिता कौन है, हरिवंश राय बच्चन, मुंशी प्रेमचंद्र, सुमित्रा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नंदन पंत। मैं कहूंगा हरिवंश राय बच्चन ही मधुशाला के रचयिता है। आंसर आपका ए हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत भारती के लेखक कौन है, तो भारत भारती के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त ही साथियों भारत भारती के लेखक है। तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर जीके, जीएस, यूपी जीके और उसके अलावा करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे। फिर हम लोग रीजनिंग के सवाल और मैथ्स के बेस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले इन सवालों को आप लोग देख लीजिए, ये सवाल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपी SSC पेट 2026 एग्जाम के लिए। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था, आपसे पूछा जा रहा है। तो इस किले का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज है और ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला था। ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखेंगे। किसने शासनकाल में भू राजस्व से संबंधित स्थायी बंदोबस्त स्थापित किया था, तो स्थायी बंदोबस्त किसने स्थापित किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थापित किया था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो आपको यहाँ पर सातों याद रखना चाहिए स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है। आंसर आपका सी होगा। थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण, कर्नल एच.एस. अल्वाट के कारण। बिल्कुल साथियों, कर्नल एच.एस. अल्वाट के कारण ही भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की जो है ना ये सोसाइटी सातों सफल रही भारत में, कर्नल एच.एस. अल्वाट की वजह से। उसके बाद देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना कब की गई थी साथियों, मैं कहूंगा 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। आंसर आपका डी होगा, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, तो किन की बात चल रही है साथियों, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा राम मनोहर लोहिया, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। आंसर आपका डी है। किसे हजार दिनारी कहा जाता है, तो हजार दिनारी के नाम से तो मलिक काफूर को जाना जाता है, मलिक काफूर को ही हजार दिनारी कहा जाता है। उसके बाद देखिए एक नए कर विभाग यानी कि दीवाने मुस्तक राज का गठन किस सुल्तान के द्वारा किया गया था, तो इस कर का गठन जो किया था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। दीवाने मुस्तक राज का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किस शासक ने दाग और हुलिया प्रथा का प्रचलन शुरू किया था, तो आपको ध्यान रखना है सातु किन की बात चल रही है, आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो खिलजी की अगर बात करते सातु, खिलजी ने ही दाग और हुलिया प्रथा प्रचलन में लाई थी। आंसर आपका डी हो जाता है। मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आए थे, तो ये साथियों दिल्ली सल्तनत के काल में भारत आए थे। कौन, मोरक्को है ना, मोरक्को के ये यात्री थे, इब्न बतूता इनका नाम था और ये साथियों दिल्ली सल्तनत के काल में भारत आए थे। ठीक है ना।
इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो उस समय शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक उस समय सातों शासक था। आंसर आपका सी होगा। बहमनी राज्य की स्थापना सातों की थी, तो किनके द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी? मैं कहूंगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यानी कि हसन गंगू के द्वारा ही बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। आंसर आपका ए होगा। निम्नलिखित में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई थी? तो कालिदास द्वारा किसकी रचना की गई थी? कुमार संभवम की। बिल्कुल सातों, कुमार संभवम की अगर बात करते हैं, कुमार संभवम की रचना कालिदास के द्वारा की गई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो कविराज की अगर हम बात करते हैं साथियों, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो जो इतिहास का आरंभिक काल है ना, उसको तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। तो पूरा पाषाण काल आपके सवाल का जवाब होगा, और ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया गया था? तो क्या आप लोग साथियों जानते हैं इस सवाल का जवाब यहाँ पर आपका क्या हो सकता है? फटाफट आप लोग देखिए और मुझे यहाँ पर बताइए। चलिए भाई, तो सन 2000 में मैं कहूंगा बिल्कुल भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया गया? सन 2000 में अपनाया गया था। भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या प्रति सर्वाधिक है? तो यहाँ पर आपका जवाब सातु क्या होगा? आपका जवाब गोवा हो जाएगा। ठीक है ना, गोवा की नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ए होगा। यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? तो यहाँ पर आपका जवाब सातु जो हो सकता है वो शुक्र हो जाएगा, यानी कि यूरोप वासी शुक्र ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति साथियों कौन था? तो साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैं कहूंगा रोआल्ड एमुंडसन की अगर बात करें तो रोआल्ड एमुंडसन ही साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम क्या है? तो मैं कह सकता हूं साथियों, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले पहला जो एशियाई देश है वो अपना देश भारत है। इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएगा। कहने कि मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, गहरी नदी है, लंबी नदी है, छोटी नदी है? तो जो नील नदी है ना, ये तो विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसलिए सही जवाब अगर आपने ऑप्शन नंबर सी का चयन किया है तो बिल्कुल सही किया है। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो मैं कहूंगा साथियों, कौन सा अनुच्छेद आपके सवाल का जवाब हो सकता है? तो अनुच्छेद 19 यहाँ पर होना चाहिए था, यानी कि अनुच्छेद 19 में ही भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो जो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 के 1 में दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 19 के 1 में ही प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से उल्लेख किया जाता है। तो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में मतलब राज्यसभा के अध्यक्ष कौन कहलाए जाते हैं? तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वही राज्यसभा के अध्यक्ष कहलाए जाते हैं। ये आप लोग साथियों यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? देखिए साथियों, जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, भारत के उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का अंग नहीं है? तो विधायिका भारत सरकार का अंग है, न्यायपालिका भी है, कार्यपालिका भी है, लेकिन मीडिया ये भारत सरकार का अंग नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका जवाब होगा। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा कोठारी समिति की अगर बात करें तो कोठारी समिति ने ही त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी। आंसर आपका डी है। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास के लिए किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? तो किनको याद किया जाता है साथियों? पुरुषोत्तम दास टंडन को याद किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो किस भाषा की बात चल रही है? मैं कहूंगा तमिल भाषा की बात चल रही है। तमिल को केंद्रीय सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उसके बाद देखिए, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है क्या केवल लोकसभा में की जा सकती है, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, या संसद के किसी एक सदन में? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी एक सदन में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम ये कब आया था? तो ये आया था 1951 में। कब? यानी कि संविधान का जो पहला संशोधन किया गया था संविधान में वो 1951 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? कागजी मुद्रा को प्लास्टिक मनी कहा जाता है ना? कागजी मुद्रा को कहते हैं साथियों, किसको कहते हैं? या क्रेडिट कार्ड को, या डिस्काउंट कूपन को, या शेयर बाजार को? तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है, क्रेडिट कार्ड को ही साथियों प्लास्टिक मनी कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक जिसे केंद्र सरकार का साहूकार कहा जाता है, कब स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर आपका जवाब साथियों जो हो सकता है वो 1 अप्रैल 1935 हो जाएगा। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जिसे केंद्र सरकार का साहूकार कहा जाता है, इसको कब स्थापित किया गया? तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया। उसके बाद देखिए, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, ये बात आपसे यहाँ पर कुल मिला के साथियों पूछी जा रही है। फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए, क्या आपके सवाल का जवाब हो सकता है? फटाफट एक बार कमेंट करके आप लोग यहाँ पर साथियों मुझे बता दीजिए।
तो आपका जवाब यहाँ पर ग्लाइकोजन हो जाएगा, यानी कि यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ये वसा का पाचन प्रभावित करता है। ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसकी मौजूदगी में होती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, या आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है कि ये किसकी मौजूदगी में होती है, एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए। चलिए, तो देखिए, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में, यानी कि जो प्रकाश की प्रक्रिया है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी की मौजूदगी में होती है। आंसर आपका भी होगा। कौन सा ऊर्जा रूपांतरण जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? तो अब इस सवाल की अगर बात करें, पोटेंशियल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी नहीं साथियों, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यानी कि आपके सवाल का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की मौजूदगी में होती है, यानी कि किसकी मौजूदगी में होती है? तो अभी मैंने आपको बताया था, क्लोरोफिल और सूर्य की मौजूदगी में होती है, यानी कि सूर्य के प्रकाश की, सूर्य की रोशनी की मौजूदगी में होती है। आंसर आपका भी होगा। इनमें से कौन सा, ये भी तो हो चुका है साथियों। अगला देखिए, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कह सकता हूं साथियों 1974 में, यानी कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ये 1974 में मनाया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये कहां पर स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहां पर स्थित है? मैं कहूंगा बेंगलुरु में स्थित है। तो बेंगलुरु आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए साथियों, अब यहां से आपके सामने जो क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं साथियों, वो करंट अफेयर के साथियों क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। पूरी 2026 के टॉप लेवल के साथियों यहां पर हम लोग सारे के सारे सवालों को देखेंगे। चलिए, तो करंट अफेयर का पहला सवाल है, कह रहे कि मेबेलिन न्यूयॉर्क ने किसे भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? मैं कहूंगा किसको किया है? तो कियारा आडवाणी जी को किया है। आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि आर्किड की नई प्रजाति ये कहां पर खोजी गई है? तो ये साथियों केरल राज्य में खोजी गई है, आर्किड की नई प्रजाति। उसके बाद देखिए, किसने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है? तो किसने संभाली है? क्या इनका नाम है? इनका नाम है इंदरपाल सिंह वालिया, और इन्होंने ही ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। कह रहे कि अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और आईटीबीपी का संयुक्त अभ्यास ये कहां पर हुआ है? ओडिशा में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, या अरुणाचल प्रदेश में हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश में ही अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और आईटीबीपी का संयुक्त अभियान हुआ है। उसके बाद देखिए, सर्वेश रंजन किस बैंक के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं? तो ये तो साथियों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर बने हैं, सर्वेश रंजन इनका नाम है। आपको ध्यान रखना, अच्छा सवाल है। कहा जा रहा है कि आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है। तो ये है कहां पर साथियों? ये कहां पर है? ये पंजाब में है। पंजाब आपके सवाल का साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, किसने 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो किसने साथियों जीता है? मैं कहूंगा दलाई लामा ने जीता है, यानी कि दलाई लामा की अगर बात करें तो इन्होंने 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है। उसके बाद देखिए, किस राज्य में पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेखों के डिजिटलीकरण की शुरुआत हुई है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, नागालैंड आपके सवाल का जवाब होगा, यानी कि नागालैंड राज्य में पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेखों के डिजिटलीकरण की शुरुआत हुई है। आंसर आपका सी होगा। कहां फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का तीसरा एडिशन लॉन्च किया गया है? तो क्या आप लोग साथियों जानते हैं? मैं कहूंगा नई दिल्ली में ही फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का तीसरा एडिशन लॉन्च किया गया। आंसर आपका बी होगा। किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत हुई है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा ही ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत हुई है। ये आप लोग याद रखेंगे, अच्छा सवाल है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर कितना कर दिया है? तो 50% से घटाकर साथियों सिर्फ और सिर्फ 18% कर दिया है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है, आप लोग याद रखेंगे। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान किस राज्य को दिया गया है? तो त्रिपुरा राज्य को साथियों पहला स्थान दिया गया है। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला जो सदस्य बनी है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है निवेदिता दुबे, और निवेदिता दुबे ही विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। यानी कि किस राज्य में पिलो एआई का शुभारंभ हुआ है? तो पिलो एआई का शुभारंभ साथियों जो हुआ है वो कहां पर हुआ है? वो आंध्र प्रदेश में हुआ है। आंध्र प्रदेश आपके सवाल का जवाब हो जाता है। दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने वाले हेवन प्रथम को किस देश में विकसित किया जा रहा है? तो कहां पर विकसित किया जा रहा है साथियों? अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने वाले हेवन प्रथम को अमेरिका देश में विकसित किया जा रहा है। आंसर आपका बी होगा। किस राज्य की पर्वतरोही कबक यानो ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतेह की है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों अरुणाचल प्रदेश आपका जवाब होगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य की पर्वतरोही कबक यानो ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतेह की है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए। अभी साथियों हम लोग रीजनिंग और मैथ्स के सवालों को भी देखेंगे, तो उन सवालों को भी आप लोग देखकर जरूर जाइएगा। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक ने क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता है? तो जो क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 है ये तो वीरभद्रन रामनाथन के द्वारा जीता गया है ना।
क्या ये वैज्ञानिक है वीरभद्र रामनाथन, इन्होंने क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता है। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये साथियों कहां पर आयोजित किया जाएगा? ये असम में आयोजित किया जाएगा। असम आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि युमनाम खेमचंद सिंह को किस राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया है? तो कहां का मुख्यमंत्री चुना गया है साथियों? मणिपुर का मुख्यमंत्री चुना गया। युमनाम खेमचंद सिंह जो है ना, ये कहां के मुख्यमंत्री बने हैं? ये मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। कहने के एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? मैं कहूंगा नई दिल्ली में साथियों इसका आयोजन किया जा रहा है। आंसर आपका बी हो जाता है। किस राज्य में रुसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया है? तो क्या आप लोग जानते हैं? मैं कहूंगा साथियों नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड राज्य में ही रुसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया है। उसके बाद देखिए साथियों, तो अब आपके सामने यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। इन रीजनिंग के सवालों को आप लोग साथियों बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपको आपकी परीक्षा में साथियों देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, ये बहुत आसान सा सवाल है, इसमें अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मेरे हिसाब से राइट आंसर तक आप लोग बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। चलिए, तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है देखिए और बताइए आपका जवाब साथियों क्या होगा। एक निश्चित कोड भाषा में सर्कुलर को साथियों यहाँ पर क्या लिखा गया है? 24/3/9, 24/1/15/5/9। तो वर्टिकल को साथियों क्या लिखा जाएगा? ये आपको यहाँ पर साथियों बताना है। अगर यहाँ पर हम देखें, ऐसा तो नहीं साथियों कि इनके ये कोड, क्योंकि सी 3 पर आता है लेकिन 3 यहाँ पर नहीं है, तो ये चीज नहीं हो पाएगी। आई आता है साथियों 9 पर, ठीक है ना, 9 यहाँ पर, ऐसा तो नहीं साथियों इसका ये कुछ हो जाए, है ना। आर 18 पर आता है लेकिन 18 यहाँ पर नहीं है, तो ये लॉजिक हमारा साथियों नहीं हो सकता। अच्छा, एक काम करिए, जैसे कि VER तो हमें नहीं मिल रहा है, आर मिल रहा है साथियों, जैसे कि ये आर मिल रहा है, तो देखिए CAL यहाँ पर है, यहाँ पर भी CA और L। सी का कोड क्या है? चौथा वाला कौन सा नंबर है? 24 है, यानी कि सी की जगह पर क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ए क्या है? ए की जगह पर साथियों 5 है, ए का कोड 5 है तो 5 आ जाएगा। और अगर बात करते हैं आर का कोड क्या है? आर का कोड 9 है तो 9 आ जाएगा। 24/5/9, 24/5/17 गलत, 24/5/15 गलत, ठीक है ना। यानी कि क्या आना चाहिए? एल का कोड क्या है साथियों? 1 2 3 15 है ना। अच्छा सॉरी 9 नहीं बल्कि 15 आएगा साथियों। अरे भाई CAL लिखा हुआ है। सी का कोड क्या आपने देखा? सी का कोड ये आपने देखा 24 हो गया। उसके बाद ए की अगर बात करें, ए का कोड आपने ये दूसरे में 5 भी आपका हो गया। उसके बाद एल की अगर बात करते हैं तो एल का कोड 1 2 3 15 आएगा यहाँ पर। तो साथियों 24/5/15 ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, यानी कि आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। आपसे यहाँ पर साथियों क्या कहा जा रहा है? आपसे यहाँ पर साथियों कहा जा रहा है कि एक घड़ी सुबह 8:45 से सुबह 10:12 तक चलती है, ठीक है। 8:45 से सुबह जो है ना वो 10:12 तक चलती है। बताइए इतने समय के दौरान घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी? अच्छा मुझे ये बताइए 8:45 से लेकर 10:12 तक कितने मिनट हुए? तो देखिए 15 मिनट हो गए 9 बजने में, और फिर पूरा 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, और फिर ये 12 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा साथियों? 70 75 75 और 12 कितना हो जाएगा? 7 और 8 यानी कि 87 मिनट यहाँ पर हो जाएगा। सॉरी 87 मिनट यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, देखिए घंटे की जो सुई होती है ना साथियों, घंटे की सुई की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो घंटे की सुई साथियों 1 मिनट में, है ना, घंटे की सुई 1 मिनट में ये आधा डिग्री चलती है, आधा डिग्री चलती है। तो 87 मिनट की अगर बात करते हैं, 87 की गुणा साथियों आप आधे से कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि इतने समय के दौरान घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी। तो 2 से इसको कट कर 2 चौक 2 तियां यानी कि 0.5 करके आ जाएगा, तो 23.5 डिग्री चलेगी। 23.5 डिग्री आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहने के Z जो है ना, Z ये Y से छोटा है लेकिन X से बड़ा है, ठीक है भैया। W Z से छोटा है लेकिन X से लंबा है, तो स्टार्ट कर ही दीजिए आप लोग। Y से छोटा Z है, Y से छोटा Z, जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा साथियों आप लोग यहाँ पर करते जाइए। Y से छोटा Z है लेकिन X से लंबा है, W Z से छोटा है लेकिन X से लंबा है, V Y से छोटा है लेकिन ये क्या लिखा हुआ है साथियों यहाँ पर अगर बात करें, ये Z लिखा होगा, है ना, ये Z लिखा होगा, Z की तरह लग रहा है लेकिन Z से लंबा है। सबसे छोटा व्यक्ति यहाँ पर आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। चलिए तो जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा कर लीजिए। तो Y से छोटा कौन है? Z है। तो Y से छोटे की अगर बात करते हैं साथियों, Y से छोटा कौन हो जाएगा? Z हो जाएगा, लेकिन X से लंबा है। कौन X से लंबा है साथियों? Z। Z जो है ना साथियों X से लंबा है, यानी कि Z से छोटा है W। अच्छा Z से छोटा कौन है? W है, यानी कि मैं कहूँगा W इनके बीच में तो नहीं आ जाएगा। W Z से छोटा है लेकिन X से लंबा। अच्छा, तो W मैं कह सकता हूँ साथियों यहाँ पर आएगा, W यहाँ पर, है ना, यानी कि W जो है ये Z से तो छोटा है लेकिन X से लंबा है, ठीक है। यानी कि V Y से छोटा है, V जो है Y से छोटा है लेकिन Z से लंबा, यानी कि V अब साथियों यहाँ पर आएगा। तो कुल मिला के साथियों देखिए Z से बड़ा W, W से बड़ा Z,
और z से बड़ा v और v से बड़ा y, तो कह रहे हैं कि सबसे छोटा कौन सा हो गया, मैं कहूँगा सबसे छोटा तो यहाँ पर x हो गया। तो x आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपके सवाल का जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि महिपाल और रामपाल दो भाई हैं, सुनीता महिपाल की भाभी है ना। सुनीता, देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि महिपाल, एक सेकेंड, महिपाल और सतपाल भाई हैं। सुनीता जो है ना महिपाल की भाभी है, तो सुनीता महिपाल की भाभी हैं, यानी कि सतपाल की पत्नी होंगी कौन, सुनीता। इतनी बात हमें अभी तक यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि रघुवीर सुनीता के पिता हैं, तो सुनीता के पिता कौन है साथियों, रघुवीर जो है ना ये सुनीता के पिता हैं। सुनीता विनय की इकलौती बहन है। सुनीता जो है ना साथियों, सुनीता जो है यानी कि ये जो है ये विनय की इकलौती बहन है। तो मैं कहूँगा साथियों विनय यहाँ पर मतलब विनय इनके भाई हो जाएंगे, रघुवीर के बेटे हो जाएंगे। सुनीता का इकलौता पुत्र कौन है, यानी कि सतपाल, और सुनीता का इकलौता पुत्र कौन है, लकी है, यहाँ पर ऐसा कहा हुआ है। तो सतपाल का लकी से क्या संबंध, यानी कि लकी क्या कहेगा सतपाल को, ये तो पिताजी कहेगा, तो पिताजी कहेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कथन आपके सामने है, आपके सामने निष्कर्ष है। सभी बदख बाघ है, तो जैसा जैसा कह रहा है सातों वैसा वैसा कर लीजिए। सभी बतख जो है ना सातों ये क्या है, ये यहाँ पर बाघ बताए गए हैं। सभी बाघ जो है ना, सभी बाघ क्या है सातों, सभी बाघ यहाँ पर बंदर हैं, और सभी बंदरों की अगर बात करते हैं, सभी बंदर यहाँ पर क्या है, गाय हैं। तो निष्कर्ष पढ़िए, बताइए इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सभी बाघ गाय हैं, सभी बाघ गाय हैं, ये बात बिल्कुल सही है। सभी बंदर बदख हैं, सभी बंदर बदख नहीं है, सिर्फ इतने बंदर बदख हैं, कुछ बंदर बदख हैं, ये तो सही हो जाता, गलत है ये। सभी बदख गाय हैं, सभी बदख गाय हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। सभी गाय बाघ हैं, सभी गाय बाघ नहीं हो सकती, कुछ गाय बाघ हो सकती, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा यहाँ पर जा रहा है, यदि कोई दुकानदार एक पुस्तक पर पहले 20% और फिर 15% की छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य 85 रुपए है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य सातों कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब अंकित मूल्य 85 रुपए है ना, अंकित मूल्य की अगर बात करें तो सातों कितना है, 85 रुपए है। ठीक है भाई साहब, तो देखते हैं साथियों यहाँ पर अगर बात करें, ये 85 है, ये 850 है, 85 लग रहा है, या साथियों ये आपका 850 लग रहा है, तो ये 850 है ना, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से मैंने यहाँ पर देखकर बताया। तो एक दुकानदार एक पुस्तक पर पहले 20 फिर 15 छूट देता है, अंकित मूल्य अगर 850 है, 20% की छूट देगा यानी कि साथियों उसको 80% में बेचेगा, फिर 15% की छूट देगा यानी कि उसको 85% बेचेगा। तो ये कितने की बिकेगी आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों, इन जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, जीरो यहाँ पर ये आ जाएगा, 5 चौक 20, और अगर बात करें 5 एकम 5 फिर वही 17 यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर बात करते हैं, अब इसको एक बार जरा आप लोग क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 हो गया, ठीक है, तो 17 का स्क्वायर 17 गुणा 17 289 होता है, 289 गुणा 2 से कर दीजिए, 9 दूना 18 हो जाएगा, 8 दूना 16, 17 हो जाएगा, 2 4 5, 578 आएगा, और 578 आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, 7.8 माइनस 0.4 ऑफ 5.1 माइनस 3.8 प्लस 9.3 गुणा 1.5। तो जो सबसे ब्रैकेट के अंदर है पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो 5.1 में से 3.8 घटाइए, 5.1 में से 3.8 घटाते हैं तो 1 में से 8 जा नहीं सकता, 1 लेंगे इधर से 11 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा। अब ये 4 रहेगा, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, 4 में से 3 1 बचेगा, यानी कि इसकी जगह पर जो आया है 1.3 आया है। अब यहाँ पर ऑफ का मतलब साथियों क्या है, गुणा है, तो गुणा किससे होना है, 0.4 से होना है। तो 13 चौक 52, 52 जो आएगा एक नंबर और एक नंबर कुल मिला के 2 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। अब इतना सॉल्व हमने कर दिया है, माइनस 7.8 ये आ गया, और अब इनकी भी गुणा कर लीजिए, 9.3 की और 1.5 की। देखिए 5 3 15 हो गया, 9 5 45 और एक आपका 41 हो गया, 93 आ जाएगा, 5 आ गया, 9 आ गया, आपका 13 आ गया। कितने, एक एक 2 नंबर के बाद पॉइंट था, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, प्लस आपका 13.95 यहाँ पर आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद देख लेते साथियों, है ना। अब देखिए 7.8 प्लस का है, 13.95 प्लस का है, तो इनको जरा आप लोग जोड़ लीजिए। तो इनको हम लोग जोड़ लेते हैं यहाँ पर, है ना। जोड़ करके आता है साथियों 17 और ये आपका 11 है, यानी कि 21.75 आता है। अब ये घटा दीजिए इसमें से, चलिए तो घटा देते हैं 0.52, तो 3 आएगा, 2 आएगा, 21 आएगा। क्या 21.23 कहीं पर लिखा हुआ है, मैं कहूँगा बिल्कुल लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल देखिए, यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 20% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि की जाएगी, ये बात आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछी जा रही, मुझे बता दीजिए। चलिए देखिए, इसमें एक सूत्र लगता है साथियों, बस वही वाला सूत्र आपको यहाँ पर लगा देना है और आपका यहाँ पर आंसर जो है ना वो आ जाएगा। तो 20 + 20
प्लस 20 गुणा 20 अपॉन 100 आ जाएगा। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 20 40 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के 44% की वृद्धि होगी। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर साथियों। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।